हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 आपातकालीन उपबंध। 3 आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 352, 356 और 360। और ये तीनों के तीनों किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 18 में, वो भाग 18 में। भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है। भारत के संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंध के बारे में बात करता है। भाग 18 के उपबंध जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी। ठीक है। ये उपबंध कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करते हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय संकट के विरुद्ध राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना है। आपात की उद्घोषणा के संभावित दुरुपयोग के निवारण के लिए संविधान में पर्याप्त उपबंध किया गया है। आपात की उद्घोषणा से सामान्य संघीय व्यवस्था प्रभावित होती है। संपूर्ण व्यवस्था लगभग एकात्मक होती है। भाग 18 के अनुसार निम्नलिखित 3 प्रकार की उद्घोषणाएं की जा सकती हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन की उद्घोषणा 356, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 360। 360 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा आपात की उद्घोषणा कहलाती है। राष्ट्रपति की यह समाधान हो जाने पर की है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा आंतरिक विद्रोह या उपरोक्त तीनों के संकट की असंतता के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तथा गंभीर परिस्थितियां विद्यमान हैं, वह उद्घोषणा द्वारा तद विषयक घोषणा संपूर्ण भारत के लिए या उद्घोषणा में निर्दिष्ट भाग के संबंध में कर सकेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक विद्रोह के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति का समाधान राष्ट्रपति का व्यक्तिपरक समाधान है। यहाँ समाधान से तात्पर्य प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद के समाधान से है। राष्ट्रपति का यह समाधान न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है। यहाँ तक कि दुर्भावना के आधार पर भी यह चुनौती योग्य नहीं होगा, अर्थात राष्ट्रपति के समाधान की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन न्यायालय ने कुछ वादों में यह मत व्यक्त किया कि राष्ट्रपति के समाधान की जांच की जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में एक खंड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्अवलोकन से बाहर है। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित करके उक्त नए खंड को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप अब आपात उद्घोषणा की संवैधानिकता को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह दुर्भावना से प्रेरित होकर की गई है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद 1980 में न्यायमूर्ति भगवती ने यह कहा कि आपात की उद्घोषणा की वैधानिकता की न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, पर न्यायालय की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति सीमित होगी। न्यायालय केवल यह देख सकेगा कि क्या संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया गया है या नहीं। यदि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावनापूर्ण, मिथ्या तथा पूरी तरह निरर्थक तथ्यों पर आधारित है तो यह कोई समाधान नहीं होगा और इसलिए चुनौती योग्य होगा। राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना दी गई हो। अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। यदि दोनों सदन 1 माह के भीतर इसे अनुमोदित नहीं करते तो यह प्रवर्तन में नहीं रह जाएगी। यह अनुमोदन तब भी आवश्यक होगा जब देश के किसी एक भाग में आपात उपबंध लागू किया जा रहा हो। वहीं यदि आपात उपबंध को वापस लिया जा रहा हो तो उसके अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संसदीय अनुमोदन विशेष बहुमत से होना चाहिए। संसदीय अनुमोदन के पश्चात उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में बनी रहेगी यदि इसके पहले प्रतिश्रहत यानी कि रिवोक ना कर दी गई हो। आपात उद्घोषणा दूसरे संकल्प पारित होने की तिथि से 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। 6 माह से अधिक अवधि तक जारी रखने के लिए प्रत्येक 6 माह पर संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। यदि लोकसभा विघटित हो या अपेक्षित अवधि के भीतर विघटित हो गई हो तो उद्घोषणा को राज्यसभा से नियत समय 1 माह में अनुमोदित करा लेना चाहिए। लोकसभा के गठन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लोकसभा के गठन के पश्चात तथा उसकी पहली बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक होगा।
राष्ट्रपति को उस समय आपात उद्घोषणा को वापस लेना पड़ेगा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने का संकल्प पारित कर देती है। आपात उद्घोषणा का प्रस्ताव। आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के ढंग के संबंध में निर्देश देने तक विस्तृत हो जाता है। संघ उस राज्य को भी निर्देश दे सकेगा जहां आपात प्रवर्तन में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 353 का परंतु कहता है कि यहां केंद्र निर्देश तभी देगा जब जिस कारण से अन्य स्थान पर आपात की उद्घोषणा की गई है उसके सूत्र वहां से जुड़े हों। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। अनुच्छेद 353 के अंतर्गत संसद उन विषयों पर विधि बनाकर जो संघ सूची में शामिल नहीं है संघ या उसके अधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकती है या उन पर कर्तव्य आरोपित कर सकती है। यद्यपि संसद की विधायी शक्ति में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य की विधायी शक्तियाँ निलंबित हो जाती हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति लोकसभा के जीवन काल में प्रति एक बार 1 वर्ष की वृद्धि कर सकता है। ऐसा संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि उद्घोषणा के प्रवर्तन न रहने के पश्चात 6 माह से आगे तक की नहीं हो सकती। जैसे ही युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की उद्घोषणा की जाती है, वैसे ही अनुच्छेद 358 प्रवृत्त हो जाता है और अनुच्छेद 319 अपने आप निलंबित हो जाता है। किंतु अनुच्छेद 349 यानी कि 359 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक है, जिससे मूल अधिकार विनिर्दिष्ट हों जिनके विरुद्ध निलंबन लागू होगा। किंतु अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा अन्य किसी स्रोत के आधार पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान की धाराओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह इस आशय की आपातकालीन घोषणा कर सकता है। ठीक है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 महीने तक लागू रह सकती है। संसद की अनुमति मिलने पर यह घोषणा 6 महीने तक लागू रह सकती है। इस प्रकार की घोषणा अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकती है यदि चुनाव आयोग यह प्रमाण दे दे कि विधानसभा का चुनाव करवाना संभव नहीं है। इस प्रकार की घोषणा के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकारी द्वारा यह या उसके अधीन प्रयुक्त होंगी। संसद उन अवैधानिक शक्तियों को जो उसे राज्य विधानमंडल के बदले में प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर सकती हैं, जो उसे अन्य किसी अधिकारी को सौंप सकता है। जब लोकसभा का अधिवेशन न चल रहा हो तब राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से संसद की आज्ञा मिलने तक आवश्यक व्यय को प्राधिकृत कर सकता है। सन 1951 में पंजाब में प्रथम बार इस घोषणा को लागू कर दिया गया। वित्तीय आपात की उद्घोषणा। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना केवल 2 महीने तक लागू रहती है। कितने महीने तक? 2 महीने तक। वो कितने तक थी? 6 महीने तक। लेकिन इस दौरान यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो नवगठित लोकसभा द्वारा 30 दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति आवश्यक है। यदि इस दौरान राज्यसभा ने इसे जारी रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, संसद की स्वीकृति के पश्चात यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति दूसरी घोषणा से इसे समाप्त न कर दे। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के निम्न प्रभाव होते हैं। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों का आदेश। जब इस प्रकार की उद्घोषणा लागू होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देने तक, जैसा कि निर्देश में उल्लेखित हो, विस्तृत हो जाती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती। ऐसे किसी निर्देश के अंतर्गत राज्यों के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किन्हीं वर्गों के वेतन और भत्तों में कमी की उपेक्षा करने वाले उपबंध। और दूसरा, धन विधेयक अथवा अन्य विधेयकों के राज्य के विधानमंडल द्वारा उनके पारित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए उपबंध भी हो सकेंगे। संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती। जब इस प्रकार की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों सहित संघ के कार्यों के संबंध में सेवा करने वाले सब या किसी वर्ग के वेतन और भत्तों में कमी के निर्देश देने के लिए राष्ट्रपति सक्षम हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई हो।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन शासन तंत्र की विफलताओं की स्थिति में लगाई जाती है, यानी तब जब राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार ना चल रहा हो। राष्ट्रीय आपात के दौरान राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका निलंबित नहीं होती, वह पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। इस अवधि में संघ को प्रशासन एवं विधियंश संबंधी समवर्ती अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो जाती है और विधायिका या तो निलंबित कर दी जाती है या उसका विघटन हो जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर स्वयं कानून बना सकती है, वह इस आधार को अन्य प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं कर सकती। जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति राज्य के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य को या किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकता है। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक लागू रखा जा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय आपात लागू करने संबंधी प्रत्येक प्रस्ताव का संसद के विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी प्रस्ताव को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लोकसभा राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है, पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने संबंधी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।